साथियों नमस्कार। और आज हम चर्चा करेंगे फर्स्ट एड के बारे में, जो कि प्राथमिक उपचार होता है और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। शारीरिक शिक्षा और खेलकूद के दृष्टि से देखें और सामान्य जीवन की दृष्टि से भी देखें तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसके बारे में ब्रीफ में आज हम जानने की कोशिश करेंगे और हमें पता भी होना चाहिए। लेट्स स्टार्ट। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट एड किट, फर्स्ट एड की डेफिनेशन और इसके बारे में विस्तृत जानकारी इस सेशन में हम पता करेंगे। ये जो स्लाइड है डॉक्टर एस.के. वशिष्ठनाथ फिजिकल एजुकेशनिस्ट हैं और बहुत ही शानदार फिजिकल एजुकेशन का कंटेंट सर्कुलेट करते हैं। उनका मैं धन्यवाद देता हूँ। और इस स्लाइड से हम समझने की कोशिश करते हैं फर्स्ट एड के बारे में। फर्स्ट वन, इंट्रोडक्शन। A person who gives treatment for one suffering from a disease or an accident to improve his condition is called AIDS, and medical treatment given as aid is called first aid. किसी भी बीमार व्यक्ति या घायल व्यक्ति को मदद देना, उसके जो सिचुएशन है उसमें सुधार करना, वो एड्स है। और मेडिकल ट्रीटमेंट देना वो फर्स्ट एड है। इफ़ एन एक्सीडेंट हैपन्स इन वर्क प्लेस यू कैन नॉट बी हेल्पलेस विटनेस, सिंस सिंपली स्टैंडिंग बाय can potentially worsen the situation. This is why it's important to have at least a basic knowledge of first aid. किसी प्रकार की कोई दुर्घटना यदि आप कार्यस्थल पर होती है तो आप सिंपली उसको देखते नहीं रह सकते, आपको उसके लिए कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए। इसलिए आपको फर्स्ट एड के बारे में पता होना बहुत ही आवश्यक है। At its most basic, first aid is the initial assistance given to a victim of injury or illness. सबसे पहले ही किसी प्रकार की मदद शुरुआती दौर में किसी भी घायल व्यक्ति को या बीमार व्यक्ति को देना फर्स्ट एड है। Comprise the relatively simple technique that can be performed with rudimentary equipment. First aid is usually carried out by a layperson until professional medical assistant arrives. जब तक कि प्रोफेशनल मेडिकल असिस्टेंट उसको मदद ना मिले तब तक उसको किसी भी तरीके से उसको जिंदा रखना और उसकी मदद करना विक्टिम की, इंजर्ड व्यक्ति की, वो सब फर्स्ट एड के अंतर्गत आता है। यहाँ हम एक पिक्चर से समझेंगे कि किस प्रकार से डॉक्टर्स या की पहुँचने से पहले लोग CPR देने की कोशिश करते हैं। डेफिनेशन हम जान चुके हैं। फर्स्ट एड इमीडिएट केयर होता है जब तक कि फुली फैसिलिटी उसको ना मिले। First aid is normally performed until the injury or illness satisfactory death, with such as a case of small cuts, minor bruises and blisters, or until the next level of care, such as paramedic or doctor arrives. तो ये हम चर्चा कर चुके हैं कि किसी भी इमरजेंसी में जब तक कि उसको मेडिकल केयर ना मिल जाए तब तक उसकी मदद करते रहें फर्स्ट एड कहलाएगा। और जो ऑब्जेक्टिव हैं फर्स्ट एड के, कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं, वो इस प्रकार से हैं। द की गाइडिंग प्रिंसिपल एंड पर्पस ऑफ फर्स्ट एड। फर्स्ट वन, प्रिवेंट फर्दर इंजरी। सेकेंड, प्रिजर्व लाइफ। थर्ड, प्रमोट रिकवरी। एंड नेक्स्ट वन, फोर्थ, टू हेल्प to ensure safe transportation to the nearest healthcare facility. सबसे पहला है कि ज़्यादा चोट ना लगे
उससे बचाओ, दूसरा है उसको जो जीवन है उसको बचाना, तीसरा है रिकवरी को प्रमोट करना, और चौथा है पास के हेल्थ केयर सेंटर तक पहुंचने के लिए सेफली ट्रांसपोर्टेशन। इस प्रकार से ये फर्स्ट एड के प्राथमिक उपचार की प्रिंसिपल हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं। फिलॉसफी ऑफ फर्स्ट एड, इसका जो सिद्धांत है, फिलॉसफी है, इन द प्री हॉस्पिटल सेटिंग the key contributes to survival and recovery from the illness and injury are prompt and effective maintenance of body primary functions, airway, breathing, circulation, bleeding control, life threatening। इस प्रकार से प्री हॉस्पिटल सेटिंग होता है जब तक कि जो इंजर्ड व्यक्ति है, जो बीमारी से ग्रसित व्यक्ति है, वहाँ तक ना पहुँचे उसके पहले उसको हवा के माध्यम से, सांस देने के माध्यम से उसका सर्कुलेशन बढ़ाना और ब्लीडिंग कंट्रोल करना, लाइफ थ्रेटनिंग, ये सारी चीज़ें हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ फर्स्ट एड, इसका बहुत ही महत्व है। इस प्रकार से एक एक करके हम जानेंगे। प्रोवाइडिंग क्विक मेडिकल ट्रीटमेंट अंटिल प्रोफेशनल असिस्टेंट अराइव, तुरंत ही मेडिकल ट्रीटमेंट देना जब तक कि प्रोफेशनल मदद उसको नहीं मिले। फर्स्ट एड हेल्प द इंश्योर दैट राइट मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग मेडिकल असिस्टेंट आर प्रोवाइडेड। नॉलेज इज फर्स्ट एड also benefit the individual themselves. It is affordable, affords people with ability to provide help during various emergency situation। यदि इसके बारे में आपको जानकारी है तो बहुत सारी मदद मिलती है और बहुत ही महत्वपूर्ण होता है सभी के लिए। प्रिंसिपल ऑफ इमरजेंसी केयर, आकस्मिक देखरेख के लिए क्या क्या सिद्धांत है इसके बारे में जानते हैं। कलेक्ट द डिटेल्ड हिस्ट्री ऑफ एक्सीडेंट आइदर फ्रॉम द विक्टिम और फ्रॉम द एनीवन हु हैज विटनेस्ड द एक्सीडेंट। किसी प्रकार की दुर्घटना के बारे में उसका हिस्ट्री जानना, उसका इतिहास जानना, जो कि खुद विक्टिम या उसने जो वहाँ पर विटनेस था, जिसने देखा, उसके बारे में उससे जानकारी इकट्ठी करना सबसे पहला मुख्य कार्य है। द विक्टिम इंजरी शुड बी एग्जामिन्ड thoroughly, taking note the every symptoms to know the correct diagnosis। जो विक्टिम है उससे सारी जितने भी प्रकार की समस्याएं हैं उसको पूरा रिकॉर्ड रखना और उसके लक्षणों के आधार पर उसको डायग्नोस करना बहुत ही आवश्यक है। बाय द हेल्प ऑफ डायग्नोसिस ट्रीट द विक्टिम until the doctor arrive or shift the victim to hospital and add the patient ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट। और जो विक्टिम है उसको जो कारण है, किस कारण से क्या समस्या हो रही है उसके बारे में जानना जब तक कि वो हॉस्पिटलाइज ना हो जाए। कॉल द डॉक्टर्स और शिफ्ट द विक्टिम टू हॉस्पिटल एज सुन एज पॉसिबल सो दैट द पेशेंट कैन रिकवर सून। द डॉक्टर्स ट्रीटमेंट इंस्टेड ऑफ प्रोलॉन्गिंग द फर्स्ट एड। फर्स्ट एड ज़्यादा देर तक ना देना चाहिए और इसके बदले डॉक्टर को कॉल करके विक्टिम को हॉस्पिटल तक पहुंचाना आवश्यक है। ये कुछ सिद्धांत हैं जो कि बहुत ही आवश्यक हैं और जानना जरूरी है। गोल्डन रूल ऑफ फर्स्ट एड, प्राथमिक उपचार का मुख्य गोल्डन रूल क्या है? डू फर्स्ट थिंग फर्स्ट क्विकली, क्विकली एंड विदाउट फर्स्ट और पैनिक। बिना किसी परेशानी से तुरंत ही फर्स्ट एड देने की कोशिश की जाए। गिव आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन इफ ब्रीदिंग हैज स्टॉप्ड एवरी सेकेंड काउंट। यदि किसी प्रकार के उसका सांस रुक जाती है तो तुरंत ही आर्टिफिशियल उसको सांस देना चाहिए। स्टॉप एनी ब्लीडिंग, किसी प्रकार का यदि खून बहाव हो रहा है तो उसको तुरंत रोकने की कोशिश की जानी चाहिए। गार्ड असिस्ट अगेंस्ट or treat for shock by moving the casualty as little as possible and handling him gently। बहुत ही सावधानी पूर्वक उसको
विक्टिम को ट्रीट करना चाहिए। और डू नॉट अटेम्प्ट टू मच डू, उसको ज़्यादा बार बार परेशान नहीं करना चाहिए और ज़्यादा ही उस पर छेड़खानी नहीं करनी। मिनिमम दैट इज एसेंशियल टू सेव द लाइफ एंड प्रिवेंट द कंडीशन फ्रॉम वर्सनिंग। ज़्यादा उसकी गंभीर हालत हो इसलिए ज़्यादा उस पर अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए। रेजर द कैजुअलिटी एट दोज अराउंड एंड सो हेल्प द लेसन एंजाइटी, ज़्यादा तनाव भी नहीं लाना चाहिए। डू नॉट अलाउ पीपल टू क्राउड एंड फ्रेश एयर इज एसेंशियल। उसको शुद्ध हवा आए इसके लिए व्यवस्था की जानी चाहिए। डू नॉट रिमूव क्लॉथ्स अननेसेसरली, यदि आवश्यक ना हो तो कपड़े नहीं उतारना चाहिए। अरेंज फॉर रिमूवल ऑफ कैजुअलिटी टू केयर ऑफ डॉक्टर और हॉस्पिटल सून एज पॉसिबल, सबसे पहले डॉक्टर तक पहुंचाने की कोशिश करना चाहिए। कंटेंट ऑफ फर्स्ट एड किट, यहाँ पर हम देखते हैं जो फर्स्ट एड किट है उसके अंदर बेसिक गजेट्स इक्विपमेंट क्या होना चाहिए, जो कि हर किसी के पास, यदि स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट होता है या फिर खेलकूद से जुड़े हुए लोग होते हैं तो हर किसी के पास ये होना आवश्यक है। बैंडेज, गॉजरॉल और पैड्स, इंस्टेंट कोल्ड पैक, इलास्टिक बैंडेज, इमरजेंसी ब्लैंकेट, एंटीसेप्टिक वाइप्स, सीजर्स, कैची, ट्विजर्स, ट्रायंगुलर बैंडेज, सेफ्टी पिन्स, थर्मोमीटर, फर्स्ट एड मैनुअल, एडहेसिव टेप, ग्लव्स, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, मेडिकल इन्फॉर्मेशन फॉर फैमिली मेम्बर्स। ये सारी बेसिक जो डिटेल्स है ये होना बहुत ही आवश्यक है फर्स्ट एड किट के अंदर, ये तो होना ही चाहिए। इसके अलावा भी और कुछ बेसिक इक्विपमेंट है, जैसे ग्लूकोज का यदि छोटा पैकेट हो वो भी रखना चाहिए, कुछ डेटॉल की छोटी शीशी रखना चाहिए ताकि किसी भी प्रकार के इमरजेंसी केयर में उसका उपयोग किया जा सके। कुछ टैबलेट्स भी सजेस्ट की जा सकती हैं, जैसे पैरासीटामोल हुआ और एंटीसेप्टिक क्रीम हुई, इस प्रकार से और भी इसमें ऐड किया जा सकता है। फर्स्ट एड एंड इमरजेंसी, आप यहाँ पिक्चर के माध्यम से समझ पा रहे होंगे। प्राथमिक उपचार और आकस्मिक जो समय होता है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसके अंदर ये चूँकि 62 पेज का स्लाइड है तो हम बहुत ही शॉर्ट में इसको समझने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट वन, शॉक। शॉक इज अ लाइफ थ्रेटनिंग medical condition as a result of insufficient blood flow throughout the body. Shock often accompanies severe injury or illness. जो शॉक है वो बहुत ही गंभीर कंडीशन होती है और इससे जान भी जा सकती है। इसमें पूरी बॉडी के अंदर insufficient blood flow होता है। What cause shocks to occur? Anything that affect the flow of blood through your body can cause shock. शरीर में खून न बहना, ये इस प्रकार से शॉक हो सकता है। Some cause of shock include, कुछ यहाँ पर कुछ कारण हैं जो कि हो सकते हैं। Severe allergic reaction, significant blood loss, बहुत ज़्यादा खून का बह जाना या एलर्जी होना, गंभीर एलर्जी होना, हार्ट फेलियर होना, हृदय का धड़कना कम हो जाना या फेल हो जाना, ब्लड इन्फेक्शन, ब्लड के अंदर कोई संक्रमण हो जाना, डिहाइड्रेशन, पानी की कमी हो जाना, पॉइजनिंग, किसी प्रकार का कीटनाशक लेना, बर्न्स, शरीर में बहुत ज़्यादा गंभीर
जला हुआ होना, सेप्सिस होना, ये सारे कुछ कारण हैं जिससे कि शॉक हो सकता है। साइन एंड सिम्टम्स, क्या क्या महत्वपूर्ण लक्षण हैं जिसके कारण से हम ये एनालिसिस कर सकते हैं। अनयूजुअल बिहेवियर, वेरी काम और वेरी एंशियस, ये अनावश्यक जो नेचुरल बिहेवियर होता है उससे थोड़ा हटके होना। लेक ऑफ पेन टू एन इंजरी, जो चोट लगी है उसका बहुत ज़्यादा दर्द होना। रैपिड ब्रीदिंग, बहुत ज़ोर ज़ोर से सांसें लेना। रैपिड बट वीक पल्स, जोर से सांस लेना लेकिन पल्स बहुत ही स्लो होना। ब्लूज स्किन, कैनोसिस, अनकॉन्शियसनेस, अचेत हो जाना, ये कुछ सिम्टम्स हैं जिससे हम पता कर सकते हैं कि व्यक्ति शॉक में है और गंभीर हालत में। मैनेजमेंट, कैसे इसका प्रबंधन किया जाए। एक्टिवेट द एम्बुलेंस राइट वे, तुरंत ही एक एम्बुलेंस को फ़ोन लगाना चाहिए। असिस्ट द पर्सन टू लाई ऑन देयर साइड टू इम्प्रूव सर्कुलेशन, व्यक्ति को ऐसी जगह पर लेटा देना चाहिए और उसका यदि ब्लड फ्लो हो रहा है, ब्लड बाहर हो रहा है तो उसको रोकने की कोशिश। ट्रीट एनी इंजरीज, हेल्प देम टेक एनी मेडिकेशन फॉर इलनेस, तुरंत ही मदद के लिए कॉल करना चाहिए। पैर उसके ऊपर रखें ताकि ब्लड फ्लो बड़ी आसानी से हो जाए। ये हमने शॉक की बात की। नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे बर्न्स के बारे में। यदि जल जाता है शरीर इमरजेंसी में तो क्या करना चाहिए। डेफिनेशन, a burn is damage to skin or underlying tissue caused by the heart. There are 3 levels of severity. First, superficial, second, partial thickness, third one, full thickness. यहाँ पर जो बर्न्स है जले हुए हिस्से के बारे में, जो कि 3 लेवल होते हैं इसमें। कारण क्या क्या हो सकते हैं। देयर आर 5 मेन सोर्सेज ऑफ बर्न्स। इलेक्ट्रिसिटी के कारण आग लग सकती है, रेडिएशन शन के कारण से, थर्मल समथिंग हॉट, केमिकल एंड फ्रिक्शन, इस कारण से बर्न्स हो सकता है। प्रिवेंशन, इसके मुख्य जो उपाय हैं। यूज ऑफ सेफ्टी रूल्स, यूज सेफ्टी इक्विपमेंट व्हेन वर्किंग विथ केमिकल्स, जब केमिकल रसायन के साथ काम करते हैं तो इक्विपमेंट का उपयोग किया जाए। सेफ्टी जो सेफ होते हैं। हायर प्रोफेशनल फॉर वर्क डीलिंग विथ इलेक्ट्रिसिटी, जो काम करते हैं उनका भी सेफ्टी इक्विपमेंट के साथ काम किया जाए। अवॉइड सन एक्सपोजर, धूप से थोड़ा बचा जाए। कीप हॉट ऑब्जेक्ट अवे फ्रॉम चिल्ड्रन, छोटे बच्चों से गर्म जो पदार्थ हैं उनको दूर रखा जाए। डिग्री ऑफ बर्न्स, यहाँ हमने चर्चा की है। फर्स्ट डिग्री, द स्किन इज रेड एंड पेनफुल विद सम माइनर डैमेज बट नो ब्लिस्टर, थिंक सनबर्न, ये धूप से जिस प्रकार से गर्माहट से ये स्किन जल जाती है तो उस प्रकार से फर्स्ट डिग्री। सेकेंड वन, द स्किन इज रेड, ब्लिस्टर्ड, स्वेलिंग एंड पेनफुल, इसमें बहुत ही दर्द होता है और सूजन आ जाती है। वन एरिया माइट आल्सो लुक वेट एंड शाइनी और बी वाइट, डिस्कॉर्डर, इरेगुलर पैटर्न्स, देयर आर नो नर्व डैमेज, सेकेंड डिग्री बर्न्स। इसमें नर्व्स के लिए नुकसान तो नहीं होता लेकिन फिर भी बड़े बड़े धब्बे इस प्रकार से दिखने लगते हैं। थर्ड डिग्री डैमेज, द स्किन हैज बीन बर्न ऑल द वे थ्रू, इट मे ड्राई एंड लेदरी टू टच एंड चेंज द कलर ऑफ ब्लैक, वाइट, ब्राउन और येलो, जो स्किन पूरी तरह से जल जाती है और इसका कलर येलो, ब्राउन, वाइट, ब्लैक हो सकता है। इस प्रकार से ये बर्न के कुछ केसेस हैं जिनको हम फर्स्ट डिग्री यहाँ पर हम देखेंगे। इसमें फर्स्ट डिग्री, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता लेकिन सेकंड डिग्री में फोले पड़ जाते हैं। और थर्ड डिग्री हम देखें पूरा शरीर का जो त्वचा है, स्किन है, वो पूरा जल जाता है और इसके जो रंग है वो अलग अलग
प्रकार से हो सकता है, ब्राउन भी हो सकता है, ब्लैक भी हो सकता है, वाइट भी हो सकता है, येलो भी हो सकता है। ये कुछ वर्ड के हमने केस जाने और उसके क्लासेस के बारे में जाना। फॉर फर्स्ट एंड सेकेंड डिग्री बर्न्स you should cool the area immediately with gently running cold water for about 10 to 15 minutes or until इसका कैसे प्रबंध किया जाए, until it has cooled off. Do not break any blisters as this will make the wounds worse. इसकी समस्या और बढ़ सकती है, किसी भी प्रकार का जो ब्लिस्टर्स है, जो उठा हुआ हिस्सा है, उसको नहीं फोड़ा जाए और तापमान को कम करके उस हिस्से को रखा जाए। फॉर थर्ड डिग्री बर्न्स डू नॉट पुट एनी थिंग ऑन द वन, सीक मेडिकल हेल्प इमीडिएटली एंड ट्रीट फॉर शॉक। थर्ड डिग्री इज एक्सट्रीमली लाइफ थ्रेटनिंग इवन व्हेन अ स्मॉल बॉडी पार्ट इज अफेक्टेड। यदि किसी भी शरीर के हिस्से में इस प्रकार का थर्ड डिग्री बर्न्स होता है तो तुरंत ही मेडिकल हेल्प ला जाए। इफ देयर इज clothing on the one, do not remove it as this may also remove the skin. और किसी प्रकार कपड़े यदि पहने थर्ड डिग्री स्टेज में है तो कपड़े नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि उसके साथ स्किन भी निकल सकती है। देयर इज अ वेरी हाई रिस्क ऑफ इन्फेक्शन फ्रॉम दिस काइंड ऑफ बर्न। इस प्रकार के थर्ड डिग्री बर्न्स में इन्फेक्शन के रिस्क होने की हाई रिस्क होती है। स्किन बर्न ट्रीटमेंट, जो स्किन बर्न ट्रीटमेंट है, होल्ड अंडर द वाटर। फर्स्ट डिग्री के लिए सजेशन है, यूज एंटीबायोटिक ऑर्नामेंट, मेक कूल कंप्रेसेस, टेक ऑन OTC पेन रिलीवर, अप्लाई एलोवेरा जूस। इस प्रकार से जो ऊपर वाले सजेशन है उनको फॉलो करना चाहिए और नीचे वाले जो सजेशन है उसको नहीं फॉलो करना चाहिए। डो नॉट यूज ऑयल्स और बटर, तेलीय पदार्थों का उपयोग न करें। डो नॉट यूज एग विथ वाइट्स। डो नॉट यूज टूथपेस्ट का उपयोग नहीं करना चाहिए। डोंट पॉप ब्लिस्टर्स, उसको फोड़ना नहीं चाहिए। डो नॉट यूज आइस एंड कोल्ड वाटर, उस पर उपयोग नहीं करना चाहिए। उसको जो ऊपरी हिस्से में जो सजेशन है उनको फॉलो करना चाहिए। यदि स्नेक बाइट हो तो, सांप काटे तो क्या करना चाहिए, इस कंडीशन में फर्स्ट एड की यदि चर्चा करें तो क्योंकि शारीरिक शिक्षा से संबंधित नहीं है, फिर भी इसको शॉर्ट में हम यहाँ समझने की कोशिश करेंगे। Snake bite definition: physical puncturing wound caused by the fangs of venomous and non-venomous snake, leading the bunch of symptoms like pain, vomiting, paralysis and something death quickly। इस प्रकार से उल्टियाँ और पैरालिसिस होना, लकवा लग जाना, कभी कभी डेथ भी हो सकती है इस प्रकार के केस में। स्नेक बाइट के ये कुछ सिम्टम्स हैं: लो ब्लड प्रेशर, थर्स्ट हुआ, प्यास लगना, BP घट जाना, रैपिड पल्स, पैरालिसिस, विजन गोइंग ब्लरली, दिखना कम हो जाना, एलर्जिक रिएक्शन होना, शॉक एंड कन्वुलेशंस, नोसिया एंड वॉमिटिंग, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग। इस प्रकार से बहुत सारे सिम्टम्स हैं जो कि सांप को काटने से सामने आते हैं। और ये एक फिगर है जिसमें सांप अपना जहर कैसे छोड़ता है इसके बारे में बताया है। ये स्नेक बाइट्स के टाइप्स हैं: वेनमस बाइट एंड नॉन वेनमस बाइट। स्नेक बाइट रिस्क फैक्टर बहुत सारे हैं, डेथ हो सकती है। स्नेक बाइट ट्रीटमेंट एंड फर्स्ट एड। नोट स्नेक अपियरेंस, कौन सा वो सांप था उसके बारे में पता होना जरूरी है।
Be ready to describe the snake emergency staff while waiting for medical help. Move the person beyond striking distance. Remove shoes if the leg or foot was button. यदि पैर में इसको काटा है तो उसका पैर का जूता निकाल देना चाहिए. Don't cut a bite wound. कभी भी जो हिस्सा यहाँ पर सांप ने काटा उसको कट नहीं करना चाहिए. Attempt to suck out venom. Apply जो उसका venom है उसको बाहर निकालने की कोशिश करें. Apply टॉनिक्विट आइस और वाटर. पानी और उसका उपयोग नहीं करना चाहिए. गिव द पर्सन अल्कोहल और इस प्रकार के किसी प्रकार के अल्कोहल इसको नहीं देना चाहिए. प्रेशर इमोबिलिस्टेशन टेक्निक. ये मेथड है PIT, इसका उपयोग किया जा सकता है. स्नेक बाइट के दौरान डोंट और डू यहाँ पर बताए हैं क्या क्या करना चाहिए. एम्बोलाइज द अफेक्टेड लिम्ब. अप्लाई बेसिक फर्स्ट एड. वॉश एंड बाउंड विथ सॉप एंड वाटर. उसे धुल लेना चाहिए. रेस्ट द पेशेंट टू द नियरेस्ट हॉस्पिटल तक पहुँचाना चाहिए. और इस प्रकार से ये चीज़ें नहीं करना चाहिए, जैसे सक द बाउंड, कट द बाउंड ओपन, लिगामेंट अराउंड द बॉन. इस प्रकार से नहीं करना चाहिए. बांधना नहीं चाहिए. ब्रोकन बोन एंड फ्रैक्चर्स, जो हमारे शारीरिक शिक्षा में महत्वपूर्ण है वो ये टॉपिक है. ब्रोकन बोन्स एंड फ्रैक्चर्स, हड्डियों का टूट जाना और फ्रैक्चर आना. डेफिनेशन: अ ब्रेक और क्रैक इन बोन इज कॉल्ड फ्रैक्चर. हड्डी का टूट जाना, उसमें क्रैक आना ही फ्रैक्चर है. इन मोस्ट ऑफ द केस डैमेज द बोन विल अंडर द स्किन विच इज कॉल्ड क्लोज्ड फ्रैक्चर. क्लोज फ्रैक्चर वो है जो स्किन के अंदर बहुत ही डैमेज होता है. But sometimes bit of the bone can puncture through the skin to become an open fracture. कई बार जो आपकी स्किन है वो भी पंचर हो जाता है और फ्रैक्चर हो जाता है. ये ओपन फ्रैक्चर कहलाता है. In both cases you will need to treat casually for shock. बड़े ही सावधानी से उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए. If you cannot see any blood, the break might have caused some internal bleeding. यदि किसी प्रकार खून ऊपर नहीं दिखता है तो हो सकता है अंदरूनी ब्लीडिंग हुई हो. To break a fully ground bone, a huge amount of force is needed. हड्डी का टूटना, इसका मतलब बहुत ही बल की आवश्यकता होती है और कुछ न कुछ गंभीर चोट हो सकती है. But bones that are still growing are supple and can split, crack or bend quite easily, a bit like a twig. Fracture. साइन, किस प्रकार का साइन होगा, लक्षण होंगे. द 7 थिंग्स टू लुक फॉर आर: फर्स्ट वन स्वेलिंग, सूजन आ जाएगी. डिफिकल्टी टू मूविंग, इधर से उधर चलने में दिक्कत आएगी. मूवमेंट इन अ अननेचुरल डायरेक्शन, अननेचुरल डायरेक्शन में मूव करने में प्रॉब्लम. लिम्ब दैट लुक्स शॉर्टर, ट्विस्टेड और बेंट, जो जॉइंट है वो छोटा दिखेगा, शॉर्टर, ट्विस्टेड, तिरछा भी दिखेगा. ग्रंटिंग नॉइज और फीलिंग, उससे थोड़ी थोड़ी आवाज़ भी हमें सुनाई देगी. लॉस ऑफ स्ट्रेंथ, वहाँ की ताकत कम हो जाएगी.
शॉक भी हो सकता है। इस प्रकार से जिस हिस्से में क्रैक या फ्रैक्चर होता है वहाँ पर ये सारे साइंस देखने को मिलेंगे। स्ट्रेस फ्रैक्चर, स्ट्रेस फ्रैक्चर, स्ट्रेस फ्रैक्चर। टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर्स, फ्रैक्चर्स के प्रकार। फर्स्ट वन, कंप्लीट फ्रैक्चर, अ कंप्लीट ब्रेक ऑफ बोन causing it into the separate into two or more pieces। दो या दो से ज़्यादा हिस्से में हड्डी का बढ़ जाना कंप्लीट फ्रैक्चर है। इनकम्प्लीट फ्रैक्चर, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, इसको इनकम्प्लीट फ्रैक्चर को ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर भी कहते हैं। occurs when a bone cracks and bend but does not completely break। इनकम्प्लीट फ्रैक्चर में पूरी हड्डी नहीं टूटती है। क्लोज फ्रैक्चर, अ क्लोज फ्रैक्चर दैट डज नॉट ब्रेक द स्किन, दिस इज आल्सो कॉल्ड सिंपल फ्रैक्चर। सिंपल फ्रैक्चर वो है जिसमें है जो त्वचा है वो नहीं टूटती। ओपन फ्रैक्चर के अंदर त्वचा फट जाती है और हड्डी भी टूट जाती है। अ फ्रैक्चर इन विच बोन ब्रेक्स फॉल थ्रू द स्किन एंड बट कैन सीन आउटसाइड ऑफ द लेग और अदर, or there is a deep bond that expose the bone through the skin, this is called compound fracture। open fracture को compound fracture भी कहते हैं। commutated fractures, in this cases the bone is broken into several fragments, this is serious because there will be muscle damage with more bleeding at the fracture site। जो फ्रैक्चर का एरिया है वहाँ पर बहुत ज़्यादा खून बहा होगा, साथ ही हड्डी पूरी तरीके से टूट करके टुकड़ों में बट गई होगी। ये कम्यूटेड फ्रैक्चर्स का उदाहरण है और बहुत ही गंभीर दर्द हो रहा है। इस प्रकार से हम जो उदाहरण देखते हैं, फर्स्ट वन कंप्लीट फ्रैक्चर, दो हिस्से में बढ़ जाना। सेकेंड वन इनकम्प्लीट फ्रैक्चर, दो हिस्से में नहीं बढ़ना, थोड़ा सा क्रैक आना। थर्ड वन क्लोज फ्रैक्चर, बट अंदर ही अंदर जो टूट जाना हड्डी और उसके बाद स्किन सेफ रहना। ओपन फ्रैक्चर में जो स्किन है वो भी फट जाती है और हड्डी भी टूट जाना। और कम्यूटेड जो फ्रैक्चर है उसमें हड्डियों का टुकड़ों में बढ़ जाना और हड्डी दो से अधिक हिस्से में बढ़ जाना, टूट जाना। ये कुछ उदाहरण थे, पिक्चर्स के माध्यम से हमने समझने की कोशिश की है। टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर्स, इम्पैक्टेड फ्रैक्चर्स, यदि इसकी बात करें, आफ्टर अ हैवी फॉल, ऊपर से गिरे, अ फ्रैक्चर में बी इम्पैक्टेड बाय फोर्स, एग्जाम्पल स्पाइनल इंजरी फॉलिंग फ्रॉम ट्री। ऊपर से यदि कोई व्यक्ति गिरता है पेड़ से तो उसकी स्पाइनल इंजरी होने का चांस है। पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स, देयर अकर व्हेन द बोन इज वीकेंड बाय लॉस ऑफ कैल्शियम, इन्फेक्शन और कैंसर। ये कुछ कारण हैं जिससे कैंसर हुआ, इन्फेक्शन, कैल्शियम की कमी, इस कारण से भी हड्डियों में फ्रैक्चर हो सकते हैं। मिनिमम कॉज ऑफ ब्रेक इन सच ए केस, इन ओल्ड एज द लॉस ऑफ बोन आर मोर ब्रिटल एंड मे ब्रेक spontaneously due to calcium loss which is part of aging process। उम्र के कारण भी ये फ्रैक्चर्स हो सकते हैं कैल्शियम की कमी के कारण। स्ट्रेस फ्रैक्चर्स, stress caused by the repeated minor trauma as in athletic training involving strenuous training such as jogging and marathon running। ये भी कारण हो सकता है फ्रैक्चर्स का। यहाँ पर हम देखें फीमर, ये बोन है उसमें फ्रैक्चर। ऑस्टियोपोरोसिस, नॉर्मल बोन, बोन विथ ऑस्टियोपोरोसिस, इसमें जो छिद्रों की
गहराई है, चौड़ाई है, वो ज़्यादा हो जाती है। ये नॉर्मल बॉन है इसमें। ये ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डी कमज़ोर हो जाना, ये एक प्रकार से कारण हो सकता है फ्रैक्चर्स के लिए। साइड व्यू ऑफ लोअर लेग, gastrocnemius muscles, HCl tendon with inflammation, surgical view of torn HCl tendons, tibia, soleus muscles. ये स्ट्रेस फ्रैक्चर्स का उदाहरण हो सकता है। टाइप ऑफ बोन फ्रैक्चर्स, जो हड्डियों के फ्रैक्चर्स हैं वो इस प्रकार के हो सकते हैं। फर्स्ट वन ट्रांसवर्स, सेकेंड लीनियर, ट्रांसवर्स में लीनियर एक लाइन जैसा, ऑब्लिक, ऑब्लिक डिस्प्लेस्ड, ये स्पाइरल, ये घुमावदार, ग्रीन स्टिक, एक साइड पूरी हड्डी ठीक होना और दूसरी साइड क्रैक आ जाना, कम्यूटेड, जो हमने अभी चर्चा की है, पूरी हड्डी ब्रेक हो जाना, टुकड़ों टुकड़ों बढ़ जाना। कंपाउंड फ्रैक्चर, डिप्रेस्ड फ्रैक्चर, लीनियर फ्रैक्चर। यहाँ पर देखें, डिप्रेस्ड फ्रैक्चर ऑफ स्कल, लीनियर फ्रैक्चर, ये एक रेखीय जैसा लाइन जैसा, और कंपाउंड फ्रैक्चर्स ये है। फ्रैक्चर्स के लिए मैनेजमेंट, क्या प्रबंधन किया जाना चाहिए? इफ इट इज एन ओपन फ्रैक्चर, कवर द बाउंड विद अ स्टेरल ड्रेसिंग एंड सिक्योर। सबसे पहले यदि ओपन फ्रैक्चर है तो सबसे पहले उसको कवर किया जाना चाहिए। इट इज विथ अ बैंडेज, अप्लाई प्रेशर अराउंड द बाउंड टू कंट्रोल एनी ब्लीडिंग। इसी प्रकार का यदि खून बह रहा है तो उसको रोक करके और बैंडेज लगा देना चाहिए। सपोर्ट, injured body part to stop it from moving. सपोर्ट देना